हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस नेट जीआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर और आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम्स हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो इसी कड़ी में हमने आज की हमारी क्लास के अंदर शामिल किया है कुछ टॉपिक्स को, जिनमें से हमारा पहला टॉपिक है छठी अनुसूची यानी सिक्स्थ शेड्यूल। और अगला हमारा इसमें टॉपिक हमने लिया है केंद्र और राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति, मीन्स बोरोइंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं हमने हमारी आज की जो छठी क्लास है, ये छठा लेक्चर जो है इसके अंदर हमने इसे शामिल किया है। और आप ज़्यादा समय को नहीं लेते, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका हमारा पहला टॉपिक है छठी अनुसूची। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो छठी अनुसूची है वो वर्तमान में क्यों चर्चा में रही, क्या ऐसे कारण रहे कि जिसकी वजह से हमें इस टॉपिक को करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हमने इसको ऐड किया है। तो सबसे पहले देखिए, जो पिछले कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश जो विधानसभा है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी विधानसभा ने संपूर्ण राज्य को संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। जो छठी अनुसूची है उसमें शामिल करवाना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश को, तो इसके लिए विधानसभा ने बिना पूरी सभी की सहमति के साथ में एक संकल्प पारित किया है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं कि पहले तो हम यह है कि छठी अनुसूची क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। देखिए, इससे पहले जो राज्य सरकार है उसने यानी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की राज्य सरकार ने यह मांग की थी कि जो संविधान के अंदर संशोधन करके अनुच्छेद जो 371 है उसको निरस्त किया जाए और अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड और मिजोरम की तर्ज पर अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371 इन अनुच्छेदों के तहत इनको शामिल किया जाए। तो देखिए, इसमें जो हम अनुच्छेद 371 है उसकी बात कर लेते हैं पहले कि अनुच्छेद 371 क्या है। संविधान का जो अनुच्छेद 371 है तो उसमें 371 से लेकर 371 के अंतर्गत 11 राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं और इनका उद्देश्य है इन राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना, राज्य की जनजातियों और स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना और इसके साथ ही इन राज्यों के किसी हिस्से में कानून व्यवस्था के अव्यवस्थित होने पर उसे प्रबंधित करना, इस अनुच्छेद 371 के उद्देश्य रहे। इसके अंदर इन्हीं चीज़ों की व्याख्या की गई है। तो आगे चलते हैं हम कि अनुच्छेद 371 और 371 क्या है, 371 क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 371 सबसे पहले हम 371 की बात करते हैं। तो इस अनुच्छेद के अंदर जो नागालैंड राज्य है उसके जनजातीय लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधियों और भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के अधिकारों के संबंध में विशेष सुरक्षाएं अनुच्छेद 371 के तहत प्रदान की गई है। फिर से सुन लीजिए कि जो नागालैंड जो राज्य है इसके जनजातीय लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, इसके अलावा रूढ़िजन्य विधियां यानी जो उनकी परंपरागत जो विधियां हैं, इसके अलावा भूमि के स्वामित्व और उसका हस्तांतरण कि भूमि का स्वामित्व किसके पास रहेगा, वो उसे हस्तांतरित किसे कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं, क्या इसके लिए नियम है। तो इन सभी अधिकारों के संबंध में विशेष सुरक्षा इस अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड के लोगों को दी गई है और इसी प्रकार की बिल्कुल यही सुरक्षा अनुच्छेद 371 के तहत मिजोरम राज्य के लोगों को और वहाँ की जनजातियों को दी गई हैं। ये जो दोनों अनुच्छेद हैं इनके अंदर समान बातें लिखी गई हैं, केवल इनमें राज्यों का फर्क है। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य से संबंधित है, वही अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य से संबंधित है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 371 की। इसमें क्या है, देखिए इसके अंदर इस अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो राज्य के राज्यपाल को कानून व्यवस्था के संबंध में और इस संबंध में उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर
जो तथ्य दिए जाते हैं कि राज्यपाल है उसके पास में कानून व्यवस्था और उसके संबंध में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व इसमें दिए गए हैं। हालांकि जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है उसके संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 यानी BEFR एक्ट 1873 लागू है और यह भारत के सभी नागरिकों को बिना वैध इनर लाइन परमिट के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है। देखिए, इनर लाइन परमिट यानी यदि भारत का कोई भी नागरिक अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक वैध इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। अगर वह नहीं है तो वहाँ पर कोई भी भारत का नागरिक वहाँ पर बिना इस इनर लाइन परमिट के नहीं जा सकता है। तो ये था इनर लाइन परमिट। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें कि इनर लाइन परमिट आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इनर लाइन परमिट है वो एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भारतीय नागरिक को इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत जो संरक्षित किसी राज्य के अंदर यात्रा करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। यानी ऐसे राज्य जहाँ पर इनर लाइन परमिट की जो व्यवस्था दी गई है उस राज्य में अगर कोई भारत का नागरिक जाना चाहता है, वहाँ घूमना चाहता है, वहाँ पर रहना चाहता है, यात्रा करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी कार्यों के लिए उसे जो अनुमति दी जाती है वह अनुमति पत्र ही इनर लाइन परमिट कहलाता है। देखिए, ये जो इनर लाइन परमिट व्यवस्था है ये ब्रिटिश कालीन विनियमन है। यानी ब्रिटिश जो राज्य व्यवस्था थी भारत के अंदर उस समय का ये कानून बना हुआ है जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया था, निर्मित किया गया था। हालांकि इसके निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो तो ब्रिटिश क्राउन के व्यावसायिक हितों की पूर्ति था, लेकिन इसके लिए यह भी कहा जाता है कि यह जो वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस नियम को बनाया गया था। लेकिन वास्तविकता यही है कि इसका जो निर्माण है वह ब्रिटिश क्राउन के व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। अर्थात जो ब्रिटिशर्स हैं उनके व्यावसायिक हित, उनके व्यापारिक जो हित हैं उनके लिए इसका निर्माण किया गया था। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम इन 3 राज्यों के अंदर जो इनर लाइन परमिट की जो प्रथा है ये इस प्रथा के द्वारा पहले से ही संरक्षित राज्य हैं। यानी इनके अंदर ये जो प्रथा है पहले से लागू है। और इसके बाद में मणिपुर को भी मणिपुर जो राज्य है उसे भी इस ILP जो ग्रुप का जो स्टेट है उनमें शामिल कर दिया गया था। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि जो भारतीय नागरिकों की हमने बात की कि भारतीय नागरिकों को इन राज्यों में जाने के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो विदेशी लोग हैं उनके लिए किस प्रकार का परमिट होगा, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि जो भूटान के नागरिक हैं, जो पूर्वोत्तर भारत की सीमा से सटा हुआ एक देश है, वहाँ के नागरिकों को छोड़ करके प्रत्येक विदेशी जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने का इच्छुक है उसे सक्षम प्राधिकारी से एक विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट कहा जाता है। यानी कि जो भारत के अंदर जो ये 4 राज्य हैं जिनको ILP प्रथा के द्वारा संरक्षित किया गया है, तो उन राज्यों के अंदर अगर कोई विदेशी नागरिक उन राज्यों के अंदर घूमना या रहना चाहता है, वहाँ जाने का प्रवेश करने का इच्छुक है, तो उसे सबसे पहले वहाँ के किसी सक्षम अधिकारी से एक विशेष परमिट प्राप्त करना जरूरी होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है संरक्षित क्षेत्र परमिट या फिर प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट होता है। तो इस प्रकार से विदेशी नागरिकों के भी इन राज्यों के अंदर जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम बात करते हैं आगे स्वायत्त शासित जिलों के रूप में पूर्वोत्तर भारत के जो पंजीकृत क्षेत्र हैं उनके बारे में। यानी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो पंजीकृत किए गए हैं, और इसके अंदर मुख्य जो 4 राज्य हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। 4 राज्यों का एक ग्रुप है जिसके अंदर हैं पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य, जिनमें है पहला राज्य है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों को इस ग्रुप में शामिल किया गया है जहां पर स्वायत्त शासित जिलों की स्थापना की गई है, उनका पंजीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं असम। देखिए, असम में जो 4 स्वायत्त शासित जिले हैं, जो स्वायत्त शासित जिले हैं उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहला है बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। इसके अलावा
कार्बी आंगलोंग स्वशासी जिला परिषद और तीसरा है दीमा हसाओ स्वशासी जिला परिषद। ये असम राज्य के जो स्वशासी जिला परिषद इस हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय के अंदर जो स्वायत्त शासी जिले हैं उनके रूप में पंजीकृत जो क्षेत्र हैं वो है गारो हिल्स स्वशासी जिला परिषद, जयंतिया हिल्स स्वशासी जिला परिषद और खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद। इन्हें इसके अंतर्गत जो पंजीकृत किया गया है स्वायत्त शासी जिलों के रूप में यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में इन्हें पंजीकृत किया गया है। बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद को इसी स्वायत्त शासी जिलों के रूप में पंजीकृत किया गया है। और अंत में हम चलते हैं मिजोरम की तरफ, जहां पर चकमा स्वशासी जिला परिषद, लाई स्वशासी जिला परिषद और मारा स्वशासी जिला परिषद को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ स्वायत्त शासी जिले हैं जो इन 4 राज्यों के अंदर पंजीकृत किए गए हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में, क्योंकि हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, छठी अनुसूची। हमने पहले इसकी यही बात की थी कि ये सुर्खियों में क्यों है, ये वर्तमान में चर्चा में किस लिए है। तो देखिए, छठी अनुसूची में क्या कहा गया है। जो संविधान की छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की जो जनजातियां हैं यानी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, जिनमें फिर से नाम लेते हैं हम। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 244(2), ध्यान दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 244(2) और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 275(1), इनके प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान करती है। यानी 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद हमने बात की अनुच्छेद 244(2) और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 275(1). इन दोनों अनुच्छेदों के जो प्रावधान हैं उनके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने का अधिकार इन्हें दिया गया है छठी अनुसूची के माध्यम से। अनुच्छेद 244 की हम बात करें कि अनुच्छेद 244(2) में क्या दिया गया है। तो इस अनुच्छेद के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके रूप में जो निर्दिष्ट क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए विशेष उपबंध इस अनुच्छेद 244 के अंतर्गत किए गए हैं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 275(1) की। तो अनुच्छेद 275(1) जो है उसमें भारत की संचित निधि पर भारित जो विधिक अनुदान है उनके लिए प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 275(1) है, उसमें भारत की संचित निधि जो होती है उस पर भारी यानी उस पर भार रखने वाले विधिक अनुदान हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे अनुदानों में विशिष्ट अनुदान भी सम्मिलित हैं, यानी विशेष अनुदान होते हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने अर्थात उसका विकास करने के लिए होते हैं। हमने इसमें बात की भारत की संचित निधि की। भारत की संचित निधि, तो देखिए, वैसे टॉपिक हमारा ये नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत की जो संचित निधि है उसका जो गठन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत किया जाता है। आर्टिकल नंबर 266, अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत का, उसकी व्याख्या की गई है, जिसमें भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 266 है उसके अंतर्गत स्थापित यह एक ऐसी निधि होती है जिसमें सभी प्रकार के जो एकत्रित कर होते हैं, इसके अलावा राजस्व जमाएं, लिए गए ऋण इसके अंदर जमा किए जाते हैं। यानी जितने भी भारत सरकार को जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं, जिस क्षेत्र से जितने प्रकार के राजस्व प्राप्त होते हैं, इसके अलावा भारत सरकार जितने भी जो टैक्स जो कलेक्शन करती है टैक्स का, और इसके अलावा बाजार से लिए गए जितने भी ऋण होते हैं और जो उनके स्वीकृत ऋण होते हैं उन पर अर्जित होने वाला यानी प्राप्त होने वाला जो ब्याज होता है वो सभी संचित निधि के अंदर जमा किए जाते हैं। देखिए, ध्यान देने की बात है कि जो भारत की जो संचित निधि है वो भारत की सबसे बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है, यानी इस पर संसद का नियंत्रण रहता है और संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन ना तो इसमें से निकाला जा सकता है,
ना ही इसमें कोई भी धन जमा किया जा सकता है, यानी ना तो जमा कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती है। साथ ही किसी प्रकार का आर्थिक भार इस पर भारित भी नहीं किया जा सकता, यानी कोई ऐसा किसी जैसे किसी राज्य को या किसी राज्य के लिए कोई विशेष खर्चे हैं या कोई किसी का वेतन वगैरह है, तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनको इस पर भारित नहीं किया जा सकता, उसका भार इस पर नहीं डाला जा सकता जब तक कि संसद स्वीकृति नहीं देती है। और इसी अनुच्छेद 266 के तहत प्रत्येक राज्य की जो समेकित निधि है उसका भी वर्णन किया जाता है। तो ये था अनुच्छेद 266 यानी भारत की संचित निधि के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची के लाभों के बारे में। तो देखिए, इसके जो लाभ होते हैं उनमें सबसे पहला जो लाभ तो ये आ जाता है, हम बात कर लेते हैं कि जो इसके अंतर्गत जो स्वायत्त शासी जिला परिषदों का जो गठन किया जाता है, किसका गठन? स्वायत्त शासी जिला परिषदों का गठन नहीं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का इसमें गठन किया जाएगा। अब इस जो काउंसिल होती है इसके अंदर कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30, जिसके अंदर से जो 26 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी वयस्क मताधिकार के माध्यम से इनको निर्वाचित किया जाता है इन जिला परिषद सदस्यों के रूप में 30 में से। और बचे हुए जो 4 सदस्य होते हैं उन्हें संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इस प्रकार से इन सभी 30 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष की अवधि का होता है। इसके अलावा अगला जो इसका लाभ होता है स्वायत्त शासी क्षेत्रों के रूप में मिलता है, ऑटोनॉमस रीजन, जिसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों के जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके मध्य गवर्नर के द्वारा विभाजन, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य के अंदर एक ही अनुसूचित जनजाति है, कोई क्षेत्र है किसी राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें कोई एक अनुसूचित जनजाति निवास कर रही है, तो वहाँ उसके लिए एक स्वायत्त शासी क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस क्षेत्र में एक से अधिक अनुसूचित जो जनजातियां हैं वहाँ पर निवास कर रही हैं, तो जितनी प्रकार की वहाँ पर एसटीज़ हैं यानी अनुसूचित जनजातियां हैं, उतने ही भागों में जो राज्यपाल है अपने विवेक से या अपने जो शक्तियों के माध्यम से जो गवर्नर है उसमें विभाजन करता है उन क्षेत्रों में, और अलग अलग स्वायत्त जो शासी क्षेत्र हैं उनका निर्माण कर देता है। अब स्वशासी जिला परिषदों की जो शक्तियां होती हैं उनकी बात कर लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इनको दी गई है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर इसके मिलने वाली जो 4 शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें से पहली शक्ति है विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, विधायी शक्तियों के तहत जो राज्यपाल की सहमति के साथ कुछ शक्तियां इनको मिलती है, यानी कुछ ऐसे नियम ये बना सकते हैं जिनमें राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। इसी के अलावा राज्यपाल की सहमति से ही केंद्र या जो राज्य सरकार के द्वारा जो अधिनियम जो पारित होते हैं उन अधिनियमों की शक्तियों को सीमित करने की शक्तियां भी इन स्वशासी जिला परिषदों के पास होती हैं। दूसरा, कर एवं राजस्व के संबंध यानी टैक्स रेवेन्यू जो प्राप्त होते हैं उनके संबंध में। तो जो कर संग्रहण होता है यानी जो टैक्स का जो कलेक्शन होता है, इसके अलावा सीएफआई से जो सहायता के रूप में जो अनुदान प्राप्त होता है उनका पूर्णतः नियमन नियंत्रण इन स्वशासी जिला परिषदों के पास में होता है। तो ये शक्ति एक बड़ी शक्ति है, आर्थिक शक्ति इनके पास में होती है, इनको दी गई है। तीसरे प्रकार की जो शक्तियाँ आती हैं इनकी जो होती है नियामक शक्ति यानी रेगुलेटरी पावर्स, यानी जो नियम बनाने वाली शक्तियाँ। तो ये जो स्वशासी जिला परिषद हैं ये जो स्कूल्स हैं यानी विद्यालय हैं, इसके अलावा डिस्पेंसरीज अर्थात जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, मार्केट्स अर्थात बाजार हैं, और जो रोड हैं, तो इस तरह के कई जो क्षेत्र होते हैं जिनके लिए इनको नियम बनाने का अधिकार भी स्वशासी जिला परिषदों को दिया गया है। अंत में हम बात कर लेते हैं इनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो देखिए, इनकी जुडिशल पावर्स, जिसके अंतर्गत जो आदिवासी मामले होते हैं उनकी सुनवाई के लिए इन स्वशासी जिला परिषदों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार या शक्ति दी गई है। साथ ही राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट उच्च न्यायालयों के जो क्षेत्राधिकार हैं उनके संबंध में भी स्वशासी जिला परिषदों को शक्तियां दी गई हैं। इसके अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश है उसको छठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन जो है उसकी आवश्यकता होगी, जो कि अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हो। दूसरा,
जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है यानी अनुच्छेद 338 आर्टिकल नंबर 338 अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है और इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, वर्तमान में जो जम्मू और कश्मीर था, उसे दो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें विभाजित किया गया था, जिसमें पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है, दूसरा जो है वह लद्दाख है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसको संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें भी 6ठी अनुसूची और जो ILP यानी इनर लाइन परमिट है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है। तो ये इसकी जो कुछ तथ्यों के बारे में हमने बात की है। आगे हम बात करते हैं 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है उनकी तुलना के बारे में कि इनकी किस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के अंदर हम जो तुलना कर रहे हैं वो इसकी अनुप्रयोज्यता के आधार पर इसकी तुलना कर रहे हैं, अर्थात ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर इनको लागू किया गया है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची भारत के जो कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान, इन राज्यों के अंदर जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची लागू की गई है। वही बात करें 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं जिनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर 6ठी अनुसूची को लागू किया गया है। तो पहली तुलना हमने इनकी अनुप्रयोज्यता के आधार पर की। दूसरा तुलना करते हैं हम इसके परिषद के सृजन के आधार पर। तो देखिए, राज्य विधानमंडल जो इनकी परिषद हैं, इनका जो निर्माण होता है, सृजन होता है, वो राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के द्वारा इनका सृजन किया जाता है। वहीं जो 6ठी अनुसूची के तहत जो इन परिषदों का सृजन किया जाता है, वह संविधान में जो स्वशासी जिला परिषद का जो अलग से प्रावधान किया गया है उसके तहत इनका सृजन या इनका गठन किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी स्वायत्तता की, यानी इनकी स्वतंत्रता की, कि इन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य हैं उनमें पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के तहत जो स्वायत्ताएं दी गई है, जिसमें 5वीं अनुसूची के अंदर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन की व्यवस्था की गई है। वहीं 6ठी अनुसूची की बात करें तो इस 6ठी अनुसूची में 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता यानी शक्तियां और जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद को केवल सलाहकारी शक्तियां प्राप्त हैं। वहीं हम बात करें जो ADCs होती हैं यानी कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त शासी जिला परिषदें जो हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी बहुत ज़्यादा शक्तियां इन्हें प्रदान की गई हैं। तो ये तो था हमारा पहला टॉपिक 6ठी अनुसूची। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है कि केंद्र और राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति, बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर्स है, ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसको हम ठीक कर देंगे। तो देखिए, बोरोइंग पावर्स, पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार है उसने वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है SGDP, उसके 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया है। यानी जो राज्य हैं जो उधार ले सकते हैं उसकी सीमा जो है, उसकी जो SGDP GSDP जो होती है, GSDP उसका पहले 3% तक ही हम वो उधार ले सकते थे, लेकिन अब उस सीमा को बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। अब हम केंद्र और राज्य सरकार की उधार लेने की जो शक्तियां हैं उनकी तुलना कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, किसके पास ज़्यादा हैं, किसके पास कम है, तो उसकी हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम आधार लेते हैं इसमें संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर केंद्र और राज्य की जो उधार लेने की शक्तियाँ, उनमें कहाँ कहाँ अंतर है, कहाँ कहाँ समानता है।
तो देखिए पहली बात तो जो केंद्र की बात करें तो केंद्र अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 292 इसके तहत केंद्र सरकार के पास में संसद के द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्ति, यानी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सीमा निर्धारित है लेकिन उसके पास अप्रतिबंधित शक्तियां होती हैं। वहीं इस आधार पर हम राज्य की बात करें तो अनुच्छेद इसमें जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 293 293 आर्टिकल नंबर 293 के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा इसे समय समय पर नियत करने की शक्ति है, यानी वो इसमें नियंत्रण कर सकती है। अगला जो इसमें हम आधार ले रहे हैं वो है राज्य क्षेत्रीय या जो प्रादेशिक प्रतिबंध, यानी टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर। तो देखिए पहली बात हम केंद्र की बात करें तो केंद्र पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। केंद्र सरकार के लिए राज्य क्षेत्रीय जो प्रादेशिक प्रतिबंध हैं वो लागू ही नहीं होते हैं। और केंद्र सरकार जो घरेलू स्रोत होते हैं जैसे कि आरबीआई है या जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे वो उधार ले सकती है और उसके अलावा वह विदेशों से भी उधार ले सकती है। जबकि राज्य के लिए इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं और वो प्रतिबंध क्या है कि राज्य सरकार केवल घरेलू स्रोतों से ही उधार ले सकती हैं, विदेशी स्रोतों से वह उधार नहीं ले सकती है। अगला जो इसका आधार हमने लिया है वो है अन्य प्रतिबंधों का आधार, यानी अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो इस आधार देखिए केंद्र पर तो अन्य किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध लागू ही नहीं होते हैं, अर्थात जो केंद्र है उस पर ये कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं, वो बिल्कुल इनसे मुक्त है। और राज्य सरकारें हैं वो राज्य की संचित निधि की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी जो सिक्योरिटी होती हैं, उन पर ऋण ले सकती हैं। यानी जो राज्य सरकार है वो अपनी जो सिक्योरिटी पर ऋण ले सकती हैं। और यदि केंद्र से पूर्व में कोई ऋण लिया गया है, यानी पहले से राज्य ने कोई ऋण ले रखा है केंद्र से, राज्य ने केंद्र से पहले से कोई ऋण ले रखा है और उसकी कोई बकाया राशि चल रही है, राज्य ने वह ऋण पूरा नहीं चुकाया है, तो ऐसी स्थिति में अन्य ऋण उसे नहीं दिया जाएगा, उसे अन्य ऋण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हम ये पाते हैं कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अगर इस उधार लेने की जो शक्ति है तो वो ज़्यादा केंद्र के पास में बनिस्बत राज्य के, यानी राज्य के बजाय केंद्र के पास में ये ज़्यादा शक्तियाँ हैं उधार लेने की। अब हम बात करते हैं इसके जो अन्य संबंधित तथ्यों की। तो देखिए संचित या समेकित ऋण शोधन निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड यानी CSF। देखिए हाल ही में जो भारत के अंदर कोविड-19 की जो महामारी उसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ आप सभी को मालूम है, और उसके कारण से राजस्व स्रोतों के शिथिल पड़ जाने से, यानी जो गवर्नमेंट की जो आय के साधन है वो कमज़ोर पड़ गए हैं। इसके कारण से राज्यों ने ये मांग की है कि जो केंद्र है वो CSF में जमा राशि का उपयोग करने से संबंधित मानदंडों में छूट प्रदान करे। यानी जो ये समेकित ऋण शोधन निधि है उसमें से राज्य राशि उपयोग कर सके, इसके लिए केंद्र से छूट मांगी गई है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो राज्यों को उनके जो बाजार ऋणों से मुक्ति के लिए आरबीआई ने वर्ष 1999 से 2000 जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1999-2000 उसमें समेकित ऋण शोधन निधि यानी CSF का उन्होंने गठन किया था आरबीआई ने। अब CSF क्या है, ये एक आरक्षित निधि है, यानी इसमें रिजर्व्ड एक फंड होता है जिसके अंदर इसे राज्यों के द्वारा उनके ऋण दायित्वों के परिशोधन के लिए सृजित किया जाता है। जो ऋण दायित्व होते हैं, जो ऋण देयताएं होती हैं जो कि राज्य को चुकाना है, उसकी ऋण मुक्ति के लिए इनका निर्माण या सृजन किया जाता है। राज्य सरकारें अपनी देनदारियों के भुगतान के लिए CSF को भारतीय रिजर्व बैंक के पास बफर के रूप में बनाए रखती हैं। यानी जो CSF फंड होता है इस फंड को आरबीआई के पास होता है, और जो राज्य सरकार होती हैं वो अपनी देनदारी यानी जो चुकाने वाली जो राशि है उसके भुगतान के लिए इसे बफर के रूप में आरबीआई के पास में बनाए रखती हैं। जो CSF होता है इस योजना के तहत राज्य सरकार अपनी भविष्य की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए बफर सृजित करने हेतु CSF में अपनी वार्षिक बकाया देनदारियों के 1 से 3% का योगदान कर सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्रारंभ में 11 राज्यों ने ऋण शोधन निधियों को सृजित किया था। बाद में 12वां जो वित्त आयोग था वर्ष 2005 से वर्ष 2010 के दौरान जो गठित किया गया था वित्त आयोग, इसने अनुशंसा की कि सभी राज्यों के पास में सभी ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधि होनी चाहिए।
12वें वित्त आयोग की सिफारिशें थी। देखिए, वित्त आयोग जो है उसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो ये वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई, अनुशंसा की गई कि सभी राज्यों के पास में ये जो ऋण ऋण परिशोधन निधियां हैं वो होनी चाहिए। अब ऐसे ऋणों में बैंकों से प्राप्त ऋण राष्ट्रीय लघु बचत निधि यानी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स NSSF से संबंधित देयताएं आदि इसमें शामिल की गई। यह जो निधि है वो राज्यों की संचित निधि से बाहर जो लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट होते हैं उनमें प्रबंधित की जाती है, और इसका उपयोग ऋणों के मोचन यानी मोचन का अर्थ है मुक्ति, ऋणों की जो मुक्ति है उसको छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी केवल ऋण को चुकाने के लिए, ऋण से मुक्त होने के लिए ही इस प्रकार की संचित निधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो जो ये बेहतर राजकोषीय प्रशासन को सुनिश्चित करता है, यानी जो राजकोषीय नीति है उसको बेहतर बनाने का कार्य ये करता है कौन? संचित या समेकित ऋण शोधन निधि। ये जो सिस्टम है ये राजकोषीय प्रशासन को बेहतर बनाता है। तो इसी के साथ में हमारी जो सेकंड टॉपिक है केंद्र और राज्य सरकार की उधार लेने की जो शक्ति, यह टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि आपके इन दोनों टॉपिक्स के अंदर अगर कोई भी टर्म, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है या कुछ आपके कोई विचार है तो आप, या आपकी कोई एक्स्ट्रा आपके पास में कोई जानकारी है, सुझाव हैं, तो उन्हें आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और कमेंट करके हमें इससे अवगत करा सकते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलेगी और आप लोगों की अगर कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी तरह से आगे के हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और अगले क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपके नमस्कार, धन्यवाद।